कड़कड़ाती ठंड की रात थी। हवा ऐसे चीर कर निकल रही थी मानो किसी अनदेखे पंजे ने दुनिया को खरोच दिया हो। सड़क के मोड़ पर बने पुराने चाय की दुकान से भाप उठ रही थी और उसी भाप के पास दो दोस्त बैठे थे, बबलू और रोहित। बबलू, तूने सुना है ना, कहते हैं वो इस साल फिर लौटने वाली है। हर ठंड की पहली हवा के साथ उसकी परछाई वापस आ जाती है। मैंने कल रात घर लौटते समय अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस की थी। कसम से कोई था, बहुत पास, इतना कि लगा कान के ठीक पीछे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगली फेर गया हो। रोहित, तू ये बात ऐसे मत कह यार। मुझे यह सब सुनकर ही हाथ सुन्ना होने लगते हैं। पर सच कहूं, बचपन से सुनता आया हूं कि वह दानव केवल ठंड में ही बाहर निकलता है। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं, बल्कि टूटे हुए रेडियो जैसी खड़खड़ाती हुई होती है। और सबसे डरावनी बात, वह किसी को दिखाई नहीं देती जब तक कि वह उसी का नाम ना ले। नाम लेने की बात मत कर, प्लीज मत कर। पिछली बार गांव के उस बूढ़े पंडित ने कहा था, ठंडी की पहली रात में अगर तुम्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे तो चाहे कितनी हिम्मत हो, पीछे मत देखना। जो पीछे देखता है वो इंसान रह ही नहीं पाता। और पता है, उस रात मैंने भी कदमों की आवाज सुनी थी, पर मैंने खुद को रोक लिया, बस भागकर घर चला गया। लेकिन वो आवाज आज भी कान में अटकी हुई है, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे पीछे चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। रोहित, यह दानव आखिर चाहता क्या है? हर साल ठंड में क्यों लौट आता है? कोई तो वजह होगी, कोई श्राप, कोई बदला, कोई दर्द। आखिर कोई भी रूह बेवजह वापस नहीं आती। मेरे दादा कहते थे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही है और हर उस इंसान के करीब जाती है जिसकी परछाई में उसे वह दिखता है। मतलब हो सकता है वो किसी को पहचानने की कोशिश करती हो और गलती से जिसे छू ले उसकी आत्मा ही खींच ले जाती हो। बबलू, यह हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक बबलू के घर के बाहर किसी के कांपते कदमों की आवाज आई। बबलू बेटा, जल्दी घर चल। तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहद खराब, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बबलू का दिल धड़क उठा, उसकी सांस रुक सी गई। वह चौंक गया, डर गया और बिना कुछ पूछे तेजी से घर की ओर भाग पड़ा। माँ, क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था? क्यों कह रहा था कि तुम बहुत बीमार हो? उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरे पर बर्फ जैसी सफेदी, होंठ नीले और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई पुरानी याद उसे सताने आ गई हो। बेटा, मेरा समय आ गया है। जिस ठंड में आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी का अंत हुआ था, उस ठंड की छाया फिर लौट आई है। मुझे महसूस हो रहा है इस साल शायद मैं भी चली जाऊं। माँ, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। बेटा, ठंड से डर नहीं लगता मुझे, पर उस ठंड में आने वाले दानव से उससे बच कर रहना। तुम्हारे पिताजी भी उससे नहीं बच पाए थे। बबलू घबरा गया, पर हिम्मत करते हुए बोला, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूँ। रोहित को भी साथ ले चलूंगा ताकि रास्ते में मदद मिल सके। माँ बस उसे जाते हुए देखती रही, मानो उसकी आंखों में हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। ठंड की हवा में सीटी जैसी आवाजें थीं। सड़क सुनसान, पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने आकर रुक गया। बेटा, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? लगता है कदमों में डर है और आंखों में जल्दबाजी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
अपने दोस्त रोहित को बुलाने जा रहा हूँ। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। बेटा, रास्ता संभल कर जाना। ये ठंड सिर्फ ठंड नहीं है। कहते हैं हर साल जब ठंडी पहली बार दस्तक देती है, वो दानव लौट आता है। कौन सा दानव काका जिसके बारे में हर कोई बातें करते हैं? जो 11 साल पहले तेरे पिताजी को और उससे पहले आधे गांव को निगल चुका है, जिसके पैरों के निशान कभी मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर ठंड में किसी नए इंसान की होती है। पता नहीं आज रात वो किसे ढूंढ रहा होगा। बबलू तेज तेज कदमों से रोहित के घर पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजे पर मारने से उसकी अपनी ही गूंज वापस डराने लगी। रोहित दरवाजा खोल, मैं हूं बबलू। अंदर एक हल्की सरसराहट हुई। फिर रोहित के पापा की भारी आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? रात भी काली है, रास्ते भी सुनसान है। जी दरवाजा मत खोलिए, आपको पता नहीं कितनी कड़क ठंड पड़ रही है। हर साल ऐसी ठंड में वह दानव लौट आता है, किसको लेकर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दरवाजा मत खोलिए। रोहित ने माँ की बात सुनी, पर उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। माँ, यह भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। आपने आवाज सुनी नहीं? कोई बेचैन लग रहा है। तभी बाहर से फिर धम धम की आवाज आई। बबलू लगभग चिल्लाते हुए बोल रहा था, रोहित, मैं हूं तेरा दोस्त बबलू, दरवाजा खोल, बात बहुत जरूरी है। ये तो बबलू की आवाज लग रही है। हाँ पिताजी, वही है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बेटा, मत खोल। इतनी रात, इतनी ठंड, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो। ये डरने का समय नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो डर के कारण हम इनकार नहीं कर सकते। हर ठंड में दानव आता है, ये सच है, लेकिन हर ठंड में इंसान भी इंसानियत दिखाए, ये भी जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, जा बेटा, दरवाजा खोल, और अगर बबलू को मदद चाहिए तो उसके साथ जाओ। रोहित ने गहरी सांस ली और चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका घर में घुसा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य चीज भी अंदर आई हो। बबलू घबराया हुआ, आंखें लाल, सांसें भारी। रोहित, जल्दी चल, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। चल बबलू, मैं तैयार हूं। दोनों बबलू के घर की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां भी किसी खतरे की तरह चरमराती थीं। दोनों लड़के बिना रुके दौड़ते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा जैसे किसी तीसरे की सांस भी सुनाई देती थी। आखिरकार वे बबलू के घर पहुंचे। बबलू ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा आसानी से खुल गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। माँ, मैं आ गया। माँ, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। चूल्हा बुझ चुका था, बिस्तर खाली था, उसकी माँ कहीं नहीं थी। रोहित धीरे धीरे अंदर आया। आंखें फैल गईं। बबलू, तेरी माँ कहाँ गई? या फिर किसी ने उन्हें बाहर ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक बबलों के घर के पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज
जमीन को घसीट रहा हो। दोनों के दिल धड़क उठे। बबलू और रोहित अभी घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे, कांपते हाथ घबराया हुआ खड़ा था। बेटा क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रात भी गहरी है और ठंड में तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं। काका जी, मेरी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है। वह तो अभी इसी कमरे में थी। मैं बस रोहित को बुलाने गया था और जब वापस आया तो माँ वो गायब है। गांव वाले काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक कदम पीछे किया, मानो कोई बहुत बुरी आशंका उसके अंदर से टकराई हो। अरे ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? मैं खुद भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी राधा कह रही थी कि कोई बड़ी लोमड़ी आई थी और उसे लेकर चली गई। मैं तो उसी को ढूंढता यहाँ आया हूँ। ठंड का मौसम है, लोमड़ी आना जाना करती है, पर तुम्हारी माँ की बात सुनकर दिल कुछ और ही कह रहा है। एक पल के लिए हवा खामोश हो गई, जैसे हवा भी डर गई हो। अब क्या करेंगे बबलू? कहाँ ढूंढें? किस दिशा में जाएं? बेटा एक बात मैं बताने से डर रहा था, पर अब समय आ गया है। यह लोमड़ी नहीं है, ना बकरी का मामला है, ना तेरी माँ का अचानक गायब होना साधारण है। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे रात को टटोल रहा हो। यह वही दानव है जो हर साल ठंड में लौटता है। लोग कहते हैं वह पहले कमजोर जानवरों को ले जाता है, फिर इंसानों पर नजर डालता है। तेरी माँ शायद उसी ने ले ली है। लेकिन काका उसे ढूंढे कहाँ? वह ले गया है तो कहाँ छिपाएगा मेरी माँ को? सुना है वह हमेशा सुनसान जगहों पर रहता है, जहां इंसान कम जाते हैं, जैसे पुराना पीपल वाला चौराहा भटियारी, घाट की टूटी झोपड़ियां, उस सूखी नदी के पास का जंगल और सबसे खतरनाक कच्चे पहाड़ी के नीचे वाली गुफा। हमें इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा बेटा। तेरी माँ जिंदा है तब तक ही, जब तक दानव उसे देख रहा है। चाहे जैसे हो, हमें ढूंढना ही पड़ेगा। काका जी देर ना करें, चलो जल्दी अभी चलते हैं। तीनों बैलगाड़ी में बैठते हैं और ठंडी हवा से लड़ते हुए उन जगहों की तरफ निकलते हैं। पर याद रखना बेटा, इस रात जो चीजें दिखती नहीं वही ज्यादा खतरनाक होती हैं। तीनों बबलू, रोहित और गांव का बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी में बैठकर तेजी से गांव पार करते चले जा रहे थे। गांव खत्म होते ही एक छोटा सा घना जंगल शुरू हुआ। पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। बैलगाड़ी खड़खड़ करती हुई जंगल के बीचों बीच चल रही थी। अचानक सामने एक काई लगी। टूटी दीवारों वाली पुरानी बांग्ला हवेली दिखाई दी। रुको, मुझे किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। यह घर दसियों साल से बंद पड़ा है। यहां तो कोई आता जाता तक नहीं। दानव की अगली चाल हो सकती है बेटा। संभल कर चलो। चलो, कहीं ना कहीं बबलू की मां यहीं होगी। दानव उन्हें यहीं लाया होगा। दरों वाले दरवाजे को धक्का देते ही घर के अंदर की बदबू और सीलन हवा में भरी महसूस हुई। दीवारों पर काले धब्बे, टूटे खिड़की और अंधेरा। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई गहरी परछाई जगी हो।
वे भीतर बढ़ते गए और जैसे ही केंद्र के कमरे में पहुंचे, माँ, ये तो मेरी माँ है। कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था। उसकी माँ उसी में बैठी थी, सिर झुका हुआ। माँ, तुम यहाँ कैसे? माँ, जवाब दो। पर उसकी माँ ने जरा भी सिर नहीं उठाया, जैसे बेहोश हो या किसी भय में जम गई हो। अचानक कमरे की हवा भारी हुई, हवेली में हल्का कंपन हुआ और फिर उस दानव की आवाज गूंजी। अच्छा हुआ, एक साथ 4 का भोजन मिल गया आज। तीनों पीछे मुड़े। दरवाजे की दरारों के बीच से एक लंबा काला टेढ़े पैरों वाला साया अंदर आया। चेहरा धुंधला, आंखें आग जैसी और आवाज किसी टूटी बांसुरी जैसी खड़खड़ाती। गांव का बुजुर्ग आगे बढ़ गया, कांपते हुए भी हिम्मत करके बोला, तू आखिर चाहता क्या है? क्यों हर ठंड में हमारे गांव को सताता है? क्यों लोगों को उठाकर ले जाता है? हाँ, क्योंकि यह सब तुम लोगों के कर्म का फल है। आज से ठीक 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहीं का एक साधारण किसान था। मेहनत करता था, बच्चों को पालता था, लेकिन गांव ने, तुम लोगों ने मेरी हर चीज छीन ली। उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे हवेली खुद हिल गई हो। मेरी जमीन हड़प ली, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गांव की भीड़ ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी लाश इस जंगल में फेंक दी गई, बिना जलाए, बिना दफनाए। तीनों का गला सूख गया। उस दिन की ठंड मेरी आखिरी सांस थी और तभी से हर साल ठंड के मौसम में मैं लौट कर आता हूँ। उन्हीं लोगों को ले जाता हूँ जिनके कर्मों में मेरी चीखें दबी थीं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा आ रहा। गांव का आदमी कांपते कांपते बोला, हमारी पीढ़ी में से किसी ने गलत किया होगा, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है और बबलू की माँ का क्या कसूर? उन्हें जाने दे, मेरा जीवन ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। दानव कुछ सेकंड चुप रहा। उसके चेहरे का धुंधलापन धीरे धीरे कम हुआ। आंखें बुझी हुई राख जैसी हो गईं। मैं बदला लेने आया था, मासूमों को खाने नहीं, और यह सच्चाई तुम्हें बताने के लिए इस औरत को लेकर आया था। उसने धीरे से पिंजरे की ओर बढ़कर हाथ फैलाया। लोहे का पिंजरा खुद ब खुद खुल गया। बबलू की मां धीरे धीरे बाहर आई, सांसें कमजोर पर जिंदा। जा बबलू, अपनी मां को ले जा। आज रात मैं किसी को नहीं लूंगा। मेरी आग अब शांत हो गई है, लेकिन याद रखना, अन्याय की ठंड सबसे खतरनाक होती है। वही वापस लौटती है, हर बार, हर साल। इतना कहकर दानव धीरे धीरे धुएं की परछाई में बदल गया और हवेली की टूटे खिड़कियों से बाहर निकल गया। तीनों पीछे देखते रहे, पर वह कहीं नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा और हवेली की दीवारों पर गूंजती। उसकी आखिरी खड़खड़ाहट, मेरी आग अब शांत है।